नमस्ते बच्चों। तो पिछली बार हमने जनरेशन प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑब्जेक्टिव्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग जनरेशन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमें पता है कि जनरेशन प्लानिंग में हमें कोशिश ये करनी है कि लोड फोरकास्ट के हिसाब से हमें हाई रिलायबिलिटी से मिनिमम कॉस्ट के साथ आपको पावर जनरेट करके आपको लोड तक पहुंचानी, ये चीज़ है। तो जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होनी चाहिए, पर वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं और किस कॉस्ट में है। टेक्निकल पैरामीटर पे आपको देखना है, एनवायरमेंटल पैरामीटर भी देखना है कि आप ऐसा नहीं है कि आप कोयले के पावर प्लांट लगा दो और एनवायरमेंट को पोल्यूट कर दो। और पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी होता है, राजनीति भी आजकल इन चीज़ों में होती है कि कोई थर्मल पावर प्लांट हमने लगाएंगे, हमारे यहाँ पे लगेगा, वहाँ पे लगेगा, तो राजनीति भी होती है। अब बात ये होती है कि जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। किस कैपेसिटी का लगाएं, कितनी कैपेसिटी हम ऐड करें, कब लगाएं ये कैपेसिटीज का जनरेशन प्लांट और कहाँ लगाएं। ये 4 चीज़ें होती हैं जो इन फैक्टरों पे डिपेंड करती हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है BJ बराबर I = 1 to n, वेयर n जो है वो हमारे जनरेशन में वो हैं, जनरेटर्स हैं, प्लांट्स हैं। CCJ, SVJ, FCJ, OI and MIJ, UIJ। CC इज द कैपिटल कॉस्ट जो हमारी लागत आई है, SV इज द साल्वेज वैल्यू, FC इज द फ्यूल कॉस्ट जो हमारी फ्यूल की लागत आई, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, और U इज द जब आउटेज हुआ तो कितनी एनर्जी नॉट सर्व्ड हुई, उसमें कितनी हमारा खर्चा हो गया, और N इज द नंबर ऑफ ईयर्स जो हमने कहा। ये एक जनरेटर की बात करते हैं हम, ठीक है। अब जनरेशन प्लानिंग मतलब एक एडिक्वेट सप्लाई प्रोवाइड कराना लंबे पीरियड तक, 10 से 20 साल तक विद हाई रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी। स्टैटिक कैपेसिटी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी होती है जो फोरकास्टेड लोड के लिए कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। सबसे पहले लोड कैलकुलेट कर लो, लोड कैलकुलेट करके अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देख लो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देख के आप अपने जनरेशन प्लानिंग को करोगे जिससे कि क्वालिटी के साथ पावर दे सको। फिर आती है ऑपरेशन कैपेसिटी शॉर्ट टर्म कैपेसिटी होती है। इसमें क्या होता है? अनसर्टेनिटी को कंसीडर कर रहता है कि मान लो लोड एकदम से बढ़ जाए, मान लो आउटेज हो जाए, मान लो लोड आउटेज हो जाए। इन चीज़ों को देखते हुए हम कैसे आपकी लोड की डिमांड को पूरा करेंगे। तो रिजर्व मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेशन कैपेसिटी में आता है, ठीक है। अब बात ये है, सारे मेन ऑब्जेक्टिव में अपन का क्या है? मिनिमाइज द कॉस्ट, मैक्सिमाइज द जनरेशन एट पीक लोड एंड मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जनरेटिंग रिसोर्सेज। जनरेटिंग रिसोर्सेज अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दें, पीक लोड को आप पूरा का पूरा सर्व कर सके रिलायबिलिटी के साथ, और कॉस्ट मिनिमम रखें। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिकली देखें तो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट सीधी सी बात है, अगर आप लागत दे रहे हो, जनरेटर लगा दो, ये हो रहे हो, तो आपको रेवेन्यू भी मिलना चाहिए। तो रेवेन्यू को आप देखोगे कि कितना रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ये सबसे पहले है। फिर टैरिफ, अब रेवेन्यू के लिए आप टैरिफ डिसाइड करते हो। जब जनरेटिंग स्टेशन लगा दिया आपने, सारा खर्चा कर दिया, फिर आप टैरिफ प्लान डिसाइड करोगे क्योंकि आपको रेवेन्यू लेना है। टैरिफ प्लान ये होता है कि 1 यूनिट कितने पैसे में बेचनी है आपको, ठीक है। वो सारी कॉस्ट आ जाती है, उसमें ट्रांसमिशन कॉस्ट भी आ जाती है, व्हीलिंग चार्ज भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्हीलिंग क्या होती है आगे पढ़ेंगे अपन। पावर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी आपकी ये होती है कि दादा आप ये इंश्योर करते हो कि जो पावर आपको यूजर को जा रही है वो बिल्कुल वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्री हो, नॉइज नहीं हो, हार्मोनिक्स नहीं हो, ट्रांजिएंट नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ पावर जाए, कांस्टेंट पावर जाए, ठीक है। नॉर्मली फाइनेंशियल जो होती है वो हमारी नॉर्मली कैश फ्लो हम प्रिपेयर करते हैं क्रिटिकल वन मेथड से, जैसे कि हम जनरेटिंग स्टेशन को बेटर डिजाइन कर सकें, ठीक है। और कैश कैसे चलेगा, मतलब खर्चा कैसे होगा, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और फिर आप ये कैलकुलेट करोगे कि कितना एक्सपेंडिचर लगेगा हमारा पूरा पावर प्लांट को लगाने में। फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर भी हमारा है कि एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं? एमिशन सबसे बड़ी बात है कि आप क्वालिटी भी तो मेजर करोगे। जनरेशन प्लानिंग का ये भी है कि वो रेडिएशन इमिट नहीं करे ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि एनवायरमेंट को हजार्ड होती है। एक होती है राइट ऑफ वे रिक्वायरमेंट, आप जनरेशन प्लांट लगाना चाहते हो, आपने साइट ढूंढ ली पर पता चला वहाँ पे पेड़ है, तो ये नहीं है कि आप पेड़ों को काट दो। आपका राइट वे ऑफ रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि आप एनवायरमेंट को भी दूषित नहीं करो, आप ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी नहीं करो जिससे कि एनवायरमेंट को या आगे जाके ट्रीज को काटना पड़े, फॉरेस्ट काटने पड़े, ऐसा काम नहीं करना है। हमें राइट ऑफ वे रिक्वायरमेंट के साथ हमें जनरेशन करना है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो जनरेशन प्लानिंग को लगाते हैं? टाइम सबसे बड़ी बात है कि आप मान लो बारिश के टाइम में लगाओगे तो थर्मल प्लांट लगाओगे। सोलर में आप ये थोड़ी सर्दी में बहुत टाइम सोलर नहीं होता है। या पवन चक्की की बात करें
तो पवन चक्की में कब हमारा किस जगह लगेगा, तो ये टाइम और प्लेस, ये दो पैरामीटर हैं जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि जैसे प्लेस की बात करें, मान लो एक कहीं रेल की पटरी जा ही नहीं सकती, तो वहाँ पे आप कोयले का पावर प्लांट तो लगाओगे नहीं, क्योंकि अगर रेलवे की नहीं है तो कोयला कहाँ से आएगा, ट्रेन से ही आता है, और रेलवे की पटरी वहाँ पे है ही नहीं। बात ये है माइंड से है या नहीं है, तो ये चीज़ें आप देखनी पड़ती है। फिर टाइप ऑफ जनरेशन अकॉर्डिंग टू लोड फोरकास्टिंग, आप ये देखोगे कौन कौन सा जनरेशन रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से हम टाइप ऑफ जनरेशन डिसाइड करते हैं। फिर कितनी कैपेसिटी का हमको लगाना है, ये भी हमको डिसाइड करती है। तो वेरियस मॉडल है जो कंप्यूटर एडेड मॉडल है, वास्प है, IE है, मिनी है, ये है, ठीक है। कुछ अलग अलग फैक्टर भी हैं जो हमारे इफेक्ट कर देते हैं हमारी जनरेशन प्लानिंग को, जैसे कि अनसर्टेनिटी इन लोड। मान लो आपने 20 मेगावाट का लगाया, अब एकदम से लोड इंक्रीज हो गया, तो कैसे प्लान हम मीटिंग करेंगे रिक्वायरमेंट को। तो ये चीज़ें हम पास्ट हिस्टोरिकल डाटा से सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे लोड बढ़ रहा था, राइट है। जैसे हमें पता लगा कि 12 से 3 में लोग सो रहे होते हैं नॉर्मली, या ऑफिस में होते हैं तो लोड कम होता है, फिर एकदम से शाम को लोड बढ़ जाता है। तो ये सब कैलकुलेशन हम पास्ट डाटा के साथ कर देते हैं। फिर फ्यूल अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है हमें, फिर प्राइस भी देखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। लोड ग्रोथ इससे रिग्रेशन एनालिसिस से कैलकुलेट होता है। तीसरा फैक्टर जो है वो कंज्यूमर रिस्पॉन्स है, कि आप कंज्यूमर का टाइप तो पता लगाओ, क्योंकि टैरिफ रेट सबके अलग अलग है, तो रेवेन्यू भी अलग अलग आएगा। तो बात ये कंज्यूमर का पता भी नहीं लगना चाहिए, कोई एग्रीकल्चर है, कोई डोमेस्टिक है, कोई इंडस्ट्रियल है, कोई ट्रैक्शन टाइप का है, तो ये है। फिर पोटेंशियल सप्लाई और नॉन यूटिलिटी एमिशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो खुद की बिजली को जनरेट करती हैं और खुद के काम में लेती हैं या सेल करती हैं, उन्हें कहते हैं नॉन यूटिलिटी जनरेशन यूनिट्स, ठीक है। वो अपने काम में भी ले सकती हैं, वो बेच भी सकती हैं। जैसे कि सोलर लगा रखा है, सोलर में अगर आपने अपने काम में ले लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरी, जैसे सोलर आप ग्रिड को पावर दे सकते हो अगर आपसे ज़्यादा पावर जनरेट हो रही है, तो ये कहलाता है एनयूजी, ठीक है। फिर आप कोस्ट को, कंस्ट्रक्शन कोस्ट को आप प्रेडिक्ट करोगे, ये भी है। और लॉन्गिविटी एंड परफॉर्मेंस, लॉन्गिविटी एंड परफॉर्मेंस ये डिसाइड करती है कि आप अगर पावर प्लांट को बढ़ा रहे हो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो वो कितनी परफॉर्मेंस देगा, रिलायबिलिटी के साथ देगा या नहीं देगा, ये चीज का फैक्टर भी होता है। फिर पीक ऑफ सेल, मार्केट फॉर पीक ऑफ सेल, मान लो आप बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं वो कुछ घंटे, जैसे घर पे लोड नहीं होता, मतलब पावर आपकी ऑफ है पर जनरेशन तो हो रहा है, तो इसे कहते हैं पीक ऑफ। मतलब लोड पावर कंज्यूम नहीं करता पर जनरेशन यूनिट को इस चीज का ध्यान रखना है कि किस टाइम पे पीक ऑफ होता है, तो आप कैसे एनर्जी सेल करोगे उस दौरान, ये सबसे बड़ा पैरामीटर है, ठीक है। अब ऑप्टिमम जनरेशन का मतलब क्या है, ऑप्टिमम जनरेशन करने के लिए आपको फिजिबिलिटी और प्रोजेक्ट पता होना चाहिए कि हमारी फिजिबिलिटी क्या है जब हम पावर जनरेशन प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कॉस्ट है जो एनर्जी रिसोर्सेज और फ्यूल की, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना ऑपरेशन कॉस्ट लगेगी। फिर रिलायबिलिटी इंडिसेज निकालते हैं हम, ठीक है, जैसे LOLP, LOLE, LOL, ELL, ये हम निकालते हैं। फिर इकोनॉमिक सेंसिटिविटी निकालते हैं कि हमारा आफ्टर कंप्लीशन ये चेक करना है कि मान लो फ्यूल है, फ्यूल की रेट बढ़ गई, ठीक है, या हमें जनरेशन प्लानिंग को एक्सपेंड करना है तो कितनी कॉस्ट और आ जाएगी, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया किसी कारण तो वो भी हमें डिफाइन करना पड़ता है कि उसका इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। अब बात ये होती है जनरेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि बात यह करते हैं कि अगर मान लो न्यूमेरस वेरिएबल के रिसोर्सेज हैं और उनको हमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे हमको m नंबर ऑफ डिसीजन लेने हैं, मतलब n इंटू एम हो गया, ठीक है, तो n नंबर ऑफ जनरेशन अवेलेबल हैं हमारे। अब उन n नंबर ऑफ जनरेशन में हर जनरेशन प्लांट के लिए n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है या वेरिएबल्स हैं सोचने के लिए। जैसे थर्मल प्लांट की बात करें, एक प्लांट थर्मल प्लांट जिसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं कि कोल अवेलेबल होगा या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, स्टोरेज कहाँ करेंगे, माइंस अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, रेल लाइन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, फ्यूल का लॉस होगा लाने में, अल्टरनेट प्लान्स है या नहीं है अगर कोल का लॉस हो गया, ये सारे वेरिएबल्स हमारे हैं। अब इनके ऊपर आपको डिसीजन लेके आपको जनरेशन प्लानिंग करनी है। नॉन लीनियर वो होते हैं, नॉर्मली हमें पता है कि जब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं और उनके ऊपर आप डिसीजन ले रहे हो तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये लीनियर तो नहीं है, ये नॉन लीनियर हो गई। ये होता है स्टोकेस्टिक का मतलब है रैंडमनेस। कुछ चीज़ें हैं जिन पे कोई प्रेडिक्शन नहीं है, जैसे लोड फोरकास्टिंग बढ़ भी सकता है, डिस्काउंट रेट कितना डिस्काउंट दिया, पिछले साल कुछ और आगा कुछ और, सरकार बजट में कुछ और दे दे, तो वो चीज़। फ्यूल की अवेलेबिलिटी पता ही नहीं है फ्यूल अवेलेबल होगा या नहीं होगा, उसकी कॉस्ट क्या चलेगी, इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या चल रही है आज मार्केट में, आज कुछ और है कल कुछ और है, तो ये चीज़ क्या है, स्टोकेस्टिक है, रैंडम है।
इनके हिसाब से आपको लोड फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे डिस्काउंट रेट है वो चेंज होती है जैसे कंट्री की इकोनॉमी चेंज होती है, इक्विपमेंट कॉस्ट चेंज हो जाती है जैसे टैक्स चेंज हो जाते हैं, लोड फोरकास्टिंग चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है। बात करते हैं आगे, फंडामेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो हमारी स्टैटिक असेसमेंट है, डायनेमिक असेसमेंट है और स्टोकेस्टिक असेसमेंट है। स्टैटिक असेसमेंट में हम मनी को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। हम ये देखते हैं कि दैट टाइम ऑफ मनी क्या होता है। टाइम ऑफ मनी क्या है, मतलब हमारे $1 की कीमत रुपए में क्या चल रही है टाइम के हिसाब से वो देखते हैं, ठीक है। इसमें केवल हम चेंज इन गेन देखते हैं या कॉस्ट देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं देखते, केवल ये सिंपल और डायरेक्ट है। डायनेमिक में हम ये सारी टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब करेंसी की रेट क्या है टाइम के साथ, ठीक है। इसमें हम करंट वैल्यू भी देखेंगे, प्रॉफिट रेट भी देखेंगे, एनुअल कॉस्ट भी देखेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखेंगे, ये सारी देखेंगे, ठीक है। अब स्टोकेस्टिक असेसमेंट जो होता है वो नॉर्मली अनसर्टेनिटी को कंसीडर करता है। मान लो लोड बढ़ गया या लोड कोई हमारी यूनिट आउटेज हो गई, ये सारे फैक्टर जो अनसर्टेन वाले हैं, लोड एकदम से बढ़ना, ठीक है, पीक ऑफ लोड हो जाना, ठीक है, पावर फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाना, ये सब हमारे अनसर्टेनिटी हैं। तो उस टाइम हमें बैलेंस करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस को, सेंसिटिविटी एनालिसिस करनी होती है और प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी होती है कि हमने जो जनरेशन प्लान लगाया है वो हमारा कितना परफॉर्मेंस देगा, कहीं आउटेज तो नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो हमारे जनरेशन प्लानिंग में ध्यान रखना होता है।